डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आपको भारतीय संविधान के 22 भागों का एनालिसिस किए हैं और सभी अनुच्छेदों को आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक जो भारतीय संविधान के मूल संविधान में था उसको डिवीज़न किए हैं कि किस भाग में किस अनुच्छेद को रखा जाएगा। इस विषय वस्तु को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन आज जिस कंटेंट के बारे में हम चर्चा करेंगे वह यह है कि भारतीय संविधान का भाग 1 और आर्टिकल 1 से 4 का इसमें उल्लेख किया गया है। तो आप लोग जो सर्वप्रथम जानने का यह प्रयास कीजिए कि भारतीय संविधान में जो है भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक चर्चा की गई है और आर्टिकल 1, 2, 3, 4 इन सभी अनुच्छेदों में किन किन कंटेंटों के बारे में बताया गया है। इसको भली भांति आप लोग समझिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 to 4 यानी 1 से लेकर 4 तक हम चर्चा करेंगे। तो इसमें क्या कहा गया है, किस विषय वस्तु को रखा गया है। तो आर्टिकल 1 कह रहा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। भारत क्या होगा? एक राज्यों का संघ होगा। तो आप लोग जानिए कि भारत राज्यों का एक संघ है और इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में किया गया है। अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ। ओके, भारत क्या है? भारत राज्यों का एक संघ है। संघ का राज्य नहीं है क्योंकि यहाँ दोहरी नागरिकता नहीं है, एकल नागरिकता है। यह जानने का आप लोग प्रयास कीजिए। इसलिए भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है कि भारत राज्यों का क्या है? संघ। संघ का राज्य नहीं है। अब आते हैं हम आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या प्रावधान किया गया है, इस चीज को जानिए कि अनुच्छेद 2 में यह कहा गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। कहने का अर्थ यह है कि नए राज्यों का निर्माण करना है या पुराने राज्य से नए राज्य को बनाना है। तो उसका प्रावधान जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 2 में किया गया है। तो इस अनुच्छेद को भी आप याद रख लीजिए, जो आपके एग्जाम में काफी कारगर सिद्ध होगी। नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना का प्रावधान जो किया गया है आर्टिकल 2 में किया गया है। और अनुच्छेद 3 में यह कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य जो है, जैसे 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसके जो नामों में परिवर्तन करना है या क्षेत्र में परिवर्तन करना है या सीमा में परिवर्तन करना है, इन सभी का प्रावधान अनुच्छेद
3 में किया गया है। ओके, इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। तो यह आर्टिकल आप लोग जानिए कि आर्टिकल 3 में अनुच्छेद 3 में यह प्रावधान किया गया है कि यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 3 में यह प्रावधान किया गया है कि नए राज्यों का निर्माण यानी नया कोई राज्य बनाना हो, नए राज्यों का नए राज्यों का निर्माण, प्रवेश, नए राज्यों का निर्माण करना हो और वर्तमान राज्यों के नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के सीमाओं क्षेत्रों, वर्तमान जो राज्य है उसके सीमा में परिवर्तन करना हो या क्षेत्र में परिवर्तन करना हो या नामों में परिवर्तन करना हो या नामों में परिवर्तन करना हो, इन सब का प्रावधान आर्टिकल 3 में किया गया और इसी के आधार पर आप उड़ीसा का उड़ीसा नाम पड़ गया है, पांडिचेरी का पुडुचेरी नाम पड़ गया है। तो इस चीज़ को भली भांति समझ गए होंगे कि इसका जो प्रावधान किया है कि नए राज्यों का निर्माण अगर करना है यानी नया राज्य कोई बनाना है भारत में या किसी राज्य से तोड़कर नए राज्य का निर्माण करना है या उस कोई वर्तमान राज्य उस राज्य के सीमाओं में परिवर्तन करना है, क्षेत्र में परिवर्तन करना है या नाम में परिवर्तन करना है, इन सब का प्रावधान आर्टिकल 3 में किया गया है। इस चीज़ को भली भांति आप लोग समझ गए होंगे, इसमें कोई परेशानी आप लोगों को नहीं हुई होगी। ओके, अब देखते हैं कि आर्टिकल 4 क्या कह रहा है। तो आर्टिकल 4 यह कह रहा है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत आर्टिकल 2 और 3 के तहत बदलाव करने के लिए आर्टिकल 2 और 3 के तहत बदलाव करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता। अब क्यों है, इस चीज़ को आप लोग जानिए कि कह रहा है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो कंटेंट दिया गया है इसमें बदलाव करने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होगी। तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ न कुछ जो है टर्निंग पॉइंट है। तो वह टर्निंग पॉइंट यह है कि इसमें जो है आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो है यह कहा गया है जो हम आपको बताए हैं कि आर्टिकल 2 में यह कहा गया है कि नए राज्यों की प्रवेश या स्थापना, और 3 में यह कहा गया है कि नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के सीमाओं, क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन करना हो। तो जाहिर सी बात है इस सब के लिए आपको क्या करना होगा, पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना अनिवार्य है। यानी संसद के सदस्य क्या करेंगे, पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेंगे, उसके बाद इसमें संविधान संशोधन करने का प्रावधान नहीं है। यानी कहने का अर्थ है कि इसमें जो है आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी बदलाव होगा वह आर्टिकल 368 के अधीन नहीं होगा, उसमें संविधान संशोधन
नहीं किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? यह काम संसद के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि यह राष्ट्रपति से अनुमति लेकर इसमें जो है संसद जो है इस कार्य को करती है। तो कोई भी बदलाव करने के लिए इसमें संसद क्या होगी? पूर्ण रूप से सर्वोपरि होगी। तो कोई भी बदलाव करने के लिए संसद की शक्ति सबसे सर्वोपरि है। इसमें आर्टिकल 2 और 3 में अगर नए राज्य का निर्माण करना हो, या चाहे नाम में परिवर्तन करना हो, चाहे किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन करना हो, तो इसमें आपको जाहिर सी बात है कि भारतीय संविधान के आर्टिकल 368 का हम सहारा नहीं लेंगे। इस चीज़ को आप लोग जान लीजिए। ओके, अब देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो कोई भी बदलाव करने के लिए किसी भी प्रकार से राज्यों की अनुमति की आवश्यकता भी नहीं होगी। ये भी जानिए कि अगर किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना है, चाहे उसके सीमा में परिवर्तन करना है, चाहे उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना है, चाहे नए राज्य का निर्माण करना नए राज्यों का निर्माण करना है, तो संसद को उस राज्य से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। वह जो है क्या होगा, वह संविधान में संशोधन भी नहीं होंगे, संविधान में संशोधन करके भी नहीं होगा। वह संसद अपने बहुमत के द्वारा करेगा। किसके द्वारा करेगा? बहुमत के द्वारा वो करेगा। और वह बहुमत क्या होगा? जाहिर सी बात है, उसके लिए दो तरह का बहुमत है। एक साधारण बहुमत है और एक विशेष बहुमत है। वो दो तरह से पास हो जाएगा। तो साधारण बहुमत में यह कहा गया है, आप लोग जानिए कि 100 में से समझिए कि आधे से ज़्यादा व्यक्तियों की सहमति होनी चाहिए, यानी 51%। उसे हम साधारण बहुमत कहते हैं। और एक है विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत उसे कहेंगे 2/3 होना चाहिए सदस्यों की संख्या, यानी संसद के सदस्य का 2/3 सदस्यों का उपस्थित होना क्या है? अनिवार्य है, यानी 66%। तो जाहिर सी बात है, दो तरह से हम इस बिल को पारित करके नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, नए या किसी राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकते हैं, या उसके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, या नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। इस सब चीज़ को भली बात आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग इसको लिख भी लीजिए कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब चलिए देखते हैं कि क्या है कि आर्टिकल 4 क्या है, मैं जो हम आपको समझाएं इस कंटेंट को लिखिए कि 2 और 3 के तहत जो बदलाव होगा, 2 और 3 के तहत इसको आप लोग लिख भी लीजिए कि आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो बदलाव होगा, ओके, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो बदलाव होगा वह आर्टिकल 368 के अधीन नहीं माना जाएगा। होगा वह अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं माना जाएगा। ओके, दूसरा आप लोग देखिए, इसमें आप लोग को जानने योग्य बात है कि कोई भी बदलाव करने की संसद पूरी शक्ति, कोई बदलाव करने की पूरी शक्ति पार्लियामेंट के पास होगी, संसद के
पास होगी। ओके, इस चीज को भी आप लोग समझ गए। तीसरा कंटेंट है कि 2 और 3 के तहत बदलाव करने के लिए राष्ट्रपति के पहले पूर्व क्या होना चाहिए? 2 और 3 के तहत जो बदलाव होगा वह राष्ट्रपति से पूर्व 2 और 3 में जो बदलाव होगा वह क्या होगा? वह यह होगा कि पहले जो है आपको राष्ट्रपति से क्या होगा? पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। 2 और 3 में बदलाव करने के लिए वो पहले और राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति की आवश्यकता। ओके, तो इस चीज को भी आप लोग पहली बार समझ गए। इस कंटेंट को कोई परेशानी नहीं होगी। राष्ट्रपति से क्या होगा, यानी इसमें बदलाव करने के लिए संसद क्या करेगा? राष्ट्रपति से पहले उसका स्वीकृति लेगा, अनुमति लेगा, उसके बाद कोई कार्य करेगा, जो हम आपको यहाँ बताए हैं और डिस्कशन किए हैं। और तीसरा कंटेंट यह है कि कोई भी बदलाव करने के लिए किसी भी प्रकार से कोई भी बदलाव करने के लिए किसी भी प्रकार से, ओके, कोई बदलाव करने के लिए किसी भी प्रकार से राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसमें राज्य की सपोर्टिंग की जरूरत नहीं। कोई भी बदलाव करने के लिए किसी भी प्रकार से राज्यों की अनुमति की आवश्यकता राज्यों की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। ओके, इसलिए यह पता चलता है कि इसमें ऑल इन ऑल जो पावर होता है किसके पास होता है? वो पार्लियामेंट के पास होता है, और जो चाहेगा वो कर सकता है अपने बहुमत के आधार पर। तो वो बहुमत कितने प्रकार के होते हैं? तो जाहिर से वो बहुमत 2 प्रकार से वो कर सकता है। एक साधारण बहुमत से भी कर सकता है और एक विशेष बहुमत से भी कर सकता है। तो आर्टिकल 2 और 3 के तहत सभी बदलाव साधारण बहुमत से ही होंगे। ये भी जानिए कि आर्टिकल 2 और 3 में कोई भी बदलाव करना है, अनुच्छेद एग्जाम में आपके लिए फिट है, अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी बदलाव होगा, जो भी बदलाव होगा, अनुच्छेद 2 और 3 में जो भी बदलाव होगा किसके द्वारा होगा? साधारण बहुमत के द्वारा। किसके द्वारा होगा? साधारण बहुमत। ओके, साधारण बहुमत के द्वारा। तो इस चीज को भली बताइए, आप लोग समझ गए, इसमें कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब आते हैं तो आप लोग ये भी जानिए साधारण बहुमत यानी बहुमत कितने प्रकार के होते हैं इस चीज को पास कराने के लिए। तो इसमें तो साधारण बहुमत की आवश्यकता है, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। नेक्स्ट आपको जानिए कि
बहुमत। ओके, अब जाहिर सी बात है कि बहुमत इसमें दो तरह से इसमें काम करेगा, लेकिन साधारण बहुमत से ही 2 और 3 आर्टिकल का काम चल जाएगा संसद में। तो एक होता है साधारण, एक होता है विशेष बहुमत। अब जाहिर सी बात है साधारण बहुमत है तो साधारण इसमें 50% से ज़्यादा सदस्य चाहिए, तो जाहिर सी बात है 100 सांसद 100 में से आधे से 100 में से आधे से अधिक सदस्यों का होना अनिवार्य है। यानी कहने का कितना 51%, इसको हम साधारण बहुमत कहते हैं। यानी 100 में से आधे से अधिक सदस्यों का होना क्या है इसमें अनिवार्य है। और विशेष बहुमत क्या हुआ, विशेष बहुमत का हुआ 2/3 सदस्यों का होना। 2/3 का क्या हुआ, 2/3 का अर्थ हुआ कि टोटल सदस्यों में से, यानी टोटल सदस्यों में से कितना 2/3 सदस्य का होना अनिवार्य है। तो यानी कहने का कितना, कहने का 66% सदस्यों का होना अनिवार्य है, तब यह जाकर विधेयक पास होगा। और किसी भी राज्य के नामों में या नए राज्यों का स्थापना करना हो या क्षेत्र में बदलाव करना हो, यह तब जाकर यह बिल पास होगा। और यह जो है संविधान के संशोधन के द्वारा नहीं होगा, यह संसद के द्वारा किया जाता है 2 और 3 में जो है सभी बदलाव। ओके, इस चीज़ को आज आप लोग यहीं तक जानिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बतलाएंगे कि आगे जो राज्यों का जो भारत में आज़ादी के बाद जो राज्यों का किस तरह ये हुआ है, गठन हुआ है और किस आधार पर हुआ है। तो इस चीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि राज्यों का पुनः गठन कैसे हुआ है आज़ादी के बाद, उनमें किन किन कंटेंटों को रखा गया है जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होंगे। ओके।